हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। आंखें मत दिखा, फटाफट से पढ़ना शुरू कर। चलिए आज चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। इसी हमारी बुलेट ट्रेन में आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे और यहां से आप देखोगे, यहां से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। मैं बार बार बोलता हूं ये बात आपको, क्योंकि ये हमारा बुलेट ट्रेन बैच है और इसके अंदर हमारा मेन टारगेट है हम सारे वो टॉपिक डिस्कस करें जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चे बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो फिर दोबारा वही मैं बात कहूंगा, पहले हम जानते हैं टॉपिक है क्या और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक यानी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, किस टाइप के कॉन्सेप्ट हमें जानने चाहिए। तो चलिए चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चे बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात करूं, एक मिनट जरा, अगर मैं बात करता हूं बच्चे बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल बीटी बाइनोमियल थ्योरम, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करता हूं तो क्या होता है बच्चे, एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म, हैविंग टू टर्म। बाय मींस व्हाट, टू, यानी ऐसा एक्सपेंशन जिसके अंदर दो टर्म होंगी, लाइक a प्लस बी पावर n, दैट मे बी a माइनस बी, a माइनस बी भी हो सकता है और a प्लस बी भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन होता था, आपने पढ़ा होगा बच्चे, nc0 a की पावर n माइनस जीरो बी की पावर जीरो प्लस nc1 a की पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस nc2 a की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना, ncn a की पावर n माइनस n बी की पावर n, वेयर ये ऑलरेडी आपको पता है ncr होता है बच्चे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां आप लोगों को कुछ फैक्ट्स याद रखने होंगे डायरेक्टली। आप देख रहे हैं जब मैं एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहा हूं तो हमेशा स्टार्ट हो रहा है वो nc0 से और एंड हो रहा है ncn पर। तो यहां बार बार हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर बाई चांस हम बात करें nc0 की तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और ncn की वैल्यू भी 1 होती है। नेक्स्ट इज nc1 की मैं बात करूं तो ये n होता है और ncn-1 की मैं बात करूं तो ये भी n होता है। यानी फर्स्ट और लास्ट हमेशा कोएफिशिएंट क्या होते हैं हमारे, 1 होते हैं। यहां जो लिखा है ना बच्चे मैंने nc0 nc1 nc2, इनको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। सेकंड और सेकंड लास्ट कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, ये nn होते हैं। यहां एक बात और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला था आपको याद होगा, ncr प्लस 1 अगर लिखा है, यानी जो भी ये टर्म दोनों सेम है अगर और ये एक टर्म आ गया है तो इसमें क्या होता है, n में एक पावर बढ़ जाती है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और यहां से बड़ी वाली वैल्यू यहां ले लेते थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो डायरेक्टली हम इसमें यूज करेंगे। तो मतलब आप इससे बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट इससे खोल सकते हो। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन a प्लस बी पावर n, ये होता है बच्चे n प्लस 1। टोटल टर्म हमेशा क्या होती है, एक ज्यादा होती है, जितनी पावर होगी उससे 1 ग्रेटर होती है। अगर ये मल्टीनोमियल की केस में आ जाए बाई चांस है, लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू ak इस पूरे की पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें होती थी बच्चे n प्लस k क्या होगा, कितने ये टर्म है, और प्लस 1 और c k प्लस 1। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक टर्म आती थी बच्चे, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन x प्लस वाई की होल पावर n। तो इसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट आएंगे उनका अगर सम आपको कैलकुलेट करना है तो इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, ये हमारा बुलेट ट्रेन बैच है, तो इसके अंदर हमारा मेन टारगेट क्या होता है बच्चे, फास्ट ट्रैक बेस पे फटाफट से खत्म करना। तो जब भी आपको इस टाइप से कहेगा कि जितने कोफिशिएंट आएंगे उन सबका सम कैलकुलेट करो, अगर मैं आपसे बोलता हूं a प्लस बी की पावर 20, तो सारे स्टूडेंट को पता है इसके अंदर कितनी टर्म आने वाली है बच्चे, पावर अगर 20 है तो टोटल टर्म आएंगी 21। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बच्चे, 21। तो 21 टर्म जो आएंगी और मैं कहता हूं उन सबका कोफिशिएंट का सम कैलकुलेट करना है, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी, सीधे आपने कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चे, 1 पुट कर देंगे। अगर 1 पुट कर देंगे तो आप देखोगे कितना आ गया बच्चे, 1 प्लस 1 इस पूरे की पावर n, मतलब 2 की पावर n इज द
करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं x प्लस वाई की होल पावर 3, इसका मुझे बाइनॉमियल एक्सपेंशन से इसको इवेलुएट करना है। तो कैसे इवेलुएट करते थे इसको, आपको याद होगा मैंने बताया अभी एक्सपेंशन क्या होता है। भाई सारे बच्चों को पता है एक्सपेंशन क्या है इसका। n कितना है 3, तो क्या हो जाएगा बच्चे 3c 0, x की पावर कितना 3 माइनस 0, y की पावर 0 प्लस 3c 1, x की पावर 3 माइनस 1, y की पावर 1 प्लस 3c2, x की पावर 3 माइनस 2, y की पावर 2 प्लस 3c3, x की पावर 3 माइनस 3 एंड y की पावर 3। तो आप देखोगे ये आ गया बच्चे, देखो 3c0, x की पावर 3, y तो 1 हो गया, प्लस 3c1, x की पावर 2, y प्लस 3c3 सॉरी 2, x की पावर 1, y की पावर 2 प्लस 3c3, x की पावर 0 एंड y की पावर 3। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। 3c0 की वैल्यू मैंने बताया था आपको, 3c0 कितना होगा बच्चे 1, तो ये आ गया हमारा 1 इंटू एक्स क्यूब, फाइनली एक्स क्यूब प्लस 3c1 क्या होगा बच्चे 3। अभी देखा ना आपने nc1 क्या होता है बच्चे n, तो 3c1 क्या हो जाएगा 3, ये आ गया 3x स्क्वायर y प्लस 3c2 n माइनस 1, जितनी टर्म है उससे एक कम, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है n, तो ये आ जाएगा बच्चे 3x y स्क्वायर प्लस 3c3, ये तो 1 हो जाएगा, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो आ जाएगा y की पावर 3। इस तरह से हम इसको इवेलुएट करते थे, आपको याद होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इजी करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक और मेथड होता था हमारे पास, पास्कल ट्रायंगल मेथड होता था बच्चे, पास्कल ट्रायंगल मेथड। अब ये पीटीएम क्या होता था, पास्कल ट्रायंगल मेथड क्या होता था। पास्कल साहब ने इसको दिया था, इसीलिए हम इसको पास्कल ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला बच्चे, यहां उन्होंने लिखा इंडेक्स नंबर, इधर लिखा कोफिशिएंट, इंडेक्स नंबर मतलब n, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एटलीस्ट 9 तक तो आपको याद रहने चाहिए कोफिशिएंट। और कैसे बनाते हैं इस कोफिशिएंट को, कैसे यूज करते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका जेईई में। 2025 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया था। तो कई बार ऐसा भी होता है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा भाई ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये क्यों नहीं बता रहे, ये डायरेक्टली यूज करिएगा आप लोग। कैसे, देखिएगा जरा बच्चे, आपको पता है जब किसी की पावर n क्या होता है हमारे पावर, जब किसी की पावर 0 होगी तो उसकी टर्म का कोफिशिएंट कितना आएगा, वो तो पता है सबको, जब पावर 0 तो कोफिशिएंट कितना आएगा 1। मैंने अभी बताया था बाइनॉमियल थ्योरम में टोटल टर्म कितनी होती हैं, जितनी पावर होगी उससे 1 ग्रेटर होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं a प्लस बी की पावर 2, तो टर्म कितनी आएंगी 3, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पावर 3 होगी तो टर्म कितनी होंगी बच्चे 4, पावर अगर 5 होगी तो टर्म कितनी होंगी 6, मतलब एक टर्म ज्यादा आती है। तो समझिएगा जरा, अगर पावर होगी 1, जरा गौर से देखिए, पावर होगी 1, ये 1 होगी पावर, तो टर्म कितनी आएंगी 2, एक फर्स्ट होगी और एक लास्ट होगी। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट भी हमेशा 1 होता है। यानी पावर होगी 1 तो टर्म आएंगी 2 और दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे 1 1। पावर होगी 2 तो टर्म आएंगी 3, एक फर्स्ट होगी और एक लास्ट होगी, मिडल वाली का पता नहीं, फर्स्ट क्या होगा 1, लास्ट क्या होगा 1। मिडल वाली कैसे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करके कितना आया बच्चे 2, तो तीनों के कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 2 1। अगर पावर होगी 3 तो टर्म आएंगे 4, टर्म कितनी आएंगी बच्चे 4, फर्स्ट और लास्ट तो पता है हमें 1 1, इसको ऐड करिए 3, इसको ऐड करिए 3, आप ये कोफिशिएंट निकाल सकते हो। पावर होगी 4, टर्म आएंगी 5 1 1, क्या होगा, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए 4, कोफिशिएंट आ जाएंगे। पावर होगी 5 तो टर्म कितनी आएंगे बच्चे 6, इसको ऐड करेंगे 5, इसको ऐड करेंगे 10, इसको ऐड करिए 10, इसको ऐड करिए 5। आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। पास्कल साहब ने इसको दिया था और ये ट्रायंगुलर शेप होती है तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पास्कल ट्रायंगल मेथड। अब इसको यूज कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वो आपको बोलता है इवेलुएट, क्या बोलता है, इवेलुएट x प्लस वाई की होल पावर 4, पावर 4 की बात करता है बच्चे, पावर 4 की बात करता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा।
मैंने बोला x प्लस वाई की होल पावर 4, आपको कुछ नहीं करना, कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक। ये जो पावर 4 है x से स्टार्ट करिए और y तक लेके जाइए। कैसे? x की पावर 4 y की पावर 0। अब x की पावर एक एक कम होगी और y की पावर एक एक इंक्रीज करेंगे, 1 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या होगा बोलो, x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस x की पावर 0 y की पावर 4। इस तरह लिख दोगे डायरेक्टली। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना होता है। पावर कितनी थी बच्चे? 4। और जरा गौर से देखिए 4 के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, गौर से देखिए जरा 4 के कोफिशिएंट क्या है, 4 वाले कोफिशिएंट ये है 1 4, तो क्या हो जाएगा ये 1 4 6 4 1, डायरेक्ट यही आंसर होगा इसका, डायरेक्ट आंसर होगा। अगर बाई चांस वो आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछता है सपोज x माइनस वाई की पावर 4, इसका एक्सपेंशन बोलेगा तो जरा गौर से देखिए, पावर सेम, ये जो वेरिएबल है वो भी सेम, बस क्या हो रहा है y के आगे माइनस आ गया, तो y की अगर ऑड पावर होगी तो वो टर्म माइनस की हो जाएंगी, इवन टर्म होगी तो वो प्लस हो जाएंगी। तो जरा गौर से देखिएगा, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस रहेगी और ये वाली माइनस, तो ये आ जाएगा बच्चे 1 x की पावर 4 y की पावर 0, ये माइनस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई क्यूब और प्लस x की पावर 0 y की पावर 4। कई बार 2025 में जो क्वेश्चन आया था पावर 5 थी और दोनों को ऐड करने को कहा था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो व्हाट विल दिस, x प्लस वाई की होल पावर 4 प्लस x माइनस वाई की होल पावर 4 विल व्हाट, ऐड करूंगा तो आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा आपको बच्चे, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचा 2 टाइम व्हाट, 2 टाइम x की पावर 4 y की पावर 0 प्लस ये वाला भी 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया है, कितना हो जाएगा 6 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा x0 y की पावर 4। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम पास्कल ट्रायंगल मेथड को भी यूज कर सकते हैं अगर पावर आपकी लेस देन 10 है, लेस देन 10 तक का पूरा ग्राफ तैयार कर लेना, इस टाइप से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने जैसा बताया आपको, हम पढ़ रहे हैं बच्चे बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। भाई बायनोमियल थ्योरम की मैं बात करता हूं तो बायनोमियल थ्योरम के अंदर आप लोगों ने देखा कि जितनी पावर होती है, अगर मैं बोलता हूं आपसे a प्लस बी की होल पावर n, तो टर्म कितनी आती है बच्चे n प्लस 1, टर्म कितनी आएंगे n प्लस 1। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a प्लस बी की होल पावर 50 है, पावर कितनी है बच्चे आपकी 50 पावर है, तो टर्म कितनी आने वाली है 51। बट अब प्रॉब्लम कहां आती है, टर्म आएंगी 51 और वो बोलता है 49th टर्म जो होगी वो क्या होगी, या 27th टर्म जो होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। जब इस तरह की जरूरत पड़ने लगी, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तब एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोला गया जनरल टर्म। तो एक नया फॉर्मूला आया यहां पर हमारे पास जनरल टर्म, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n। तो जनरल टर्म उन्होंने क्या दिया, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, ये उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। भाई वही तो है, NC0 NC1 करते थे 1 2 3, आर क्या हमारा वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, एन हमारा फिक्स है, ए भी फिक्स है, तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। अब एक प्रॉब्लम और है स्टूडेंट के साथ कि भाई जनरल टर्म तो ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में जनरल टर्म यूज करनी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाउ टू यूज जनरल टर्म। तो जरा गौर से देखिएगा जनरल टर्म यूज करने के तरीके क्या होंगे, इसके यूजेस क्या होंगे। फर्स्ट, टू फाइंड जनरल टर्म, सीधे जनरल टर्म आ जाए तब यूज करते हैं। टू फाइंड रिक्वायर्ड टर्म, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड मिडल टर्म, टू फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म,
और क्या था बच्चे, टू फाइंड मिडिल टर्म, टू फाइंड रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, टू फाइंड रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट पूछ ले, कोई मिडिल टर्म पूछ ले, या कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ ले आपसे, इनमें से कुछ भी ऐसे टर्म लिखा आ जाए व्हेन वी विल यूज जनरल टर्म। ऐसे केस में कुछ भी आता है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे, जनरल टर्म। बस जनरल टर्म लगाओगे डायरेक्टली आप इसको यूज कर पाओगे, इजीली कोई भी टर्म फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे यूज करते हैं इसको, एक बार एक दो फॉर्मूले हम यूज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई एक्सपेंशन है x प्लस 2y इस पूरे की पावर 7, देखिए पावर कितनी है बच्चे 7, तो टर्म कितनी आने वाली है 8। बट मैं आपसे बोलता हूं व्हाट विल फिफ्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आपने कुछ नहीं करना, मुझे सारी टर्म नहीं चाहिए, पर्टिकुलर फिफ्थ टर्म चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लगाना है जनरल टर्म। टी आर प्लस 1 क्या होता है बच्चे, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। एन कितना है बच्चे 7 सी आर, ए के प्लस पे एक्स है, एक्स की पावर 7 माइनस आर, बी कितना है बच्चे 2y की पावर आर। मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे फिफ्थ टर्म। यहां मुझे क्या चाहिए 5। फिफ्थ टर्म लाने के लिए आर के प्लेस पे क्या रखना होगा 4, बिकॉज टर्म कितनी होती है एक ज्यादा होती है ना बच्चे, इसलिए इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं हम टी आर प्लस 1 से। तो यहां क्या करेंगे हम, लेट आर के प्लेस पे रख देना 4, सो व्हाट विल दिस T5 इक्वल टू 7C4 x की पावर 7 माइनस 4 एंड 2y की होल पावर 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट देखिए एक और, तो मैंने बताया अभी जनरल टर्म का यूज। अगर आपसे बोलता है कि बाई चांस से क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3/x इस पूरे की होल पावर सपोज 18, ये कोई क्वेश्चन है। देखिए पावर कितनी है इसकी 18 पावर है, तो इसका मतलब कितनी टर्म आने वाली है इसके अंदर 19। वो कहता है जो 19 टर्म आएंगी उसमें वो टर्म बताइए जिसके अंदर x नहीं होगा, मतलब वो टर्म बताइए जिसमें ये पूरा एक्सपेंशन इंडिपेंडेंट ऑन x होगा, मतलब x होगा ही नहीं। राइट द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑन x। तो वर्ड आ गया बच्चे इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट हो या मिडिल टर्म हो, तो मैंने क्या बताया आपको, हम यूज करेंगे जनरल टर्म। कैसे यूज करेंगे जनरल टर्म, जरा गौर से देखिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो ये n कितना है बच्चे 18 सी आर, x के प्लेस पे 2x की पावर कितना 18 माइनस आर और 3/x की पावर r। ये आ गया बच्चे 18 सी आर और ये हो जाएगा 2 की पावर 18 माइनस आर और इधर x की पावर 18 माइनस आर और 3 की पावर r और इधर x की पावर माइनस आर। बच्चे x डिवाइड में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 18 सी आर 2 की पावर 18 माइनस आर एंड 3 की पावर r और ये मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2r। क्या चाहिए मुझे, इंडिपेंडेंट ऑन x, टू फाइंड इंडिपेंडेंट ऑन x, यानी वो टर्म चाहिए जिसमें x ना हो, मतलब मुझे इस x को गायब करना है। कोई भी टर्म कैसे गायब हो सकती है, अगर उसकी पावर 0 हो जाए, वो टर्म 0 हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो टर्म अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हमें चाहिए उसकी पावर 0। अगर मैं इसकी पावर को 0 कर दूं, जरा गौर से देखिएगा बच्चे, अगर मैं इसकी पावर को 0 कर दूं टू फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑन x, x पे इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, पावर को 0 के इक्वल रख दीजिए, 2r इक्वल टू व्हाट 0, सो माइनस का 2r इज व्हाट माइनस 18, सो r 2r इज व्हाट 18, सो r इज व्हाट 9। अगर मैं इस पूरे एक्सपेंशन में r के प्लेस पे 9 रख दूंगा तो जो टर्म आएगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑन x। और अगर मैं पूछूं टर्म कौन सी होगी, तो टर्म का नाम होता है टी आर प्लस 1, 9 रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 10th टर्म 18 सी 9 2 की पावर 18 माइनस 9 एंड 3 की पावर 9 और यहां x की पावर क्या हो जाएगा 0, मतलब x तो यहां से गायब हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि कौन सी टर्म होगी, 10th टर्म होगी। वो क्या होगी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इससे, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करें अगर मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म बच्चे अगर मिडिल टर्म की मैं बात करता हूं a प्लस बी की होल पावर n, ये n पे डिपेंड करेगा पावर कितनी है इसकी। अगर n इवन है या ऑड है, इफ n इज ऑड नंबर,
अगर n क्या आता है बच्चे, ऑड नंबर, तो मिडिल टर्म होती है इसकी n+1/2th टर्म, एंड नेक्स्ट ऑफ दिस n+1/2 + 1th टर्म। और एक बात ध्यान रखिएगा, नोट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट कोफिशिएंट। अगर आपसे बोला जाए फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, तो आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म निकालनी है और मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको फाइंड आउट कर देना, दैट विल योर कोफिशिएंट ऑफ लार्जेस्ट टर्म, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। टॉपिक बहुत बड़े हैं क्योंकि हमको आपको बताया गया ये बुलेट ट्रेन बैच है, और बुलेट ट्रेन बैच का मेन टारगेट क्या है, आपको वो टॉपिक जरूर पढ़ाए जाएं जहां से क्वेश्चन श्योर बनेगा। तो इसलिए हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। तो ये हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इससे मिडिल टर्म आ जाएगा तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट आ जाएगा इससे। इसी में एक टर्म आती है बच्चे, कई बार आता है, एक प्रॉब्लम आती है डिविजिबल बेस प्रॉब्लम, वो बताऊंगा अभी। उससे पहले आप देखोगे 2025 की बात करें, 25 में भी मिलेगा आपको, 24 में मिलेगा, 23 में मिलेगा, 22 में मिलेगा, हर साल क्वेश्चन आता है इंटीग्रल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। इंटीग्रल टर्म का मतलब लाइक a की पावर 1 सपोज p मान लेता हूं, प्लस b की पावर 1/q, इस पूरे की पावर n, इस टाइप से आएगा और कहेगा फाइंड इंटीग्रल टर्म, फाइंड इंटीग्रल टर्म। वो टर्म निकाले जो इंटीग्रल होंगी, मतलब जिनकी पावर रेशनल ना हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, शॉर्टकट ट्रिक निकालनी। क्या पहले लेना है आपको एलसीएम ऑफ p एंड q। उससे पहले ध्यान रखिएगा ये a और b क्या होना चाहिए बच्चे, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब उसको पहले फैक्टराइज कर लेना, यानी फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। उसके बाद p और q निकालोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ गया सपोज k, एलसीएम आ गया k, फाइंड m, m कैलकुलेट करना है, m क्या होगा बच्चे, ये होगा n/k। तो इंटीग्रल टर्म जो आएगी ना बच्चे, वो क्या आएगी, इंटीग्रल टर्म विल व्हाट, शॉर्टकट ट्रिक है बच्चे, m+1, दिस विल व्हाट, और ये कह सकते हो सीधे हम क्या, n/k+1, ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रल टर्म आ जाएगी। डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे इंटीग्रल टर्म। इसी में कई बार आता है बच्चे कि वो फाइंड आउट करिए, मतलब रिमाइंडर प्रॉब्लम, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम, रिमाइंडर पे बेस्ड प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, देखिए जरा गौर से। अगर मैं आपसे बोलता हूं 9 की पावर सपोज कुछ भी 254, ये है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, मैं 2 से डिवाइड करता हूं बच्चे इसको, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, आप इसको शॉर्टकट फॉर्म अगर करना चाहते हैं तो इसको एक ऐसे नंबर से ऐसे नंबर में ब्रेक करिए जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 2 से डिवाइड कर सकते, 2 से इसके नियर बाय क्या डिवाइड होता है, 8 भी डिवाइड होता है और 10 भी डिवाइड होता है, तो इसको या तो 8 में ब्रेक करिए, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1+8, 1+8 की होल पावर व्हाट, 254। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, इसके जो भी फैक्टर आएंगे सारे कटते जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो आपको क्या करना होगा, जब भी रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको नंबर को ऐसे नंबर की फॉर्म में ब्रेक करिए जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए अब देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज, ताकि आप लोग समझ पाए कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। पहले समझिएगा जरा, पहले ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं जरा, देखिएगा ये 2024 में आया था, कहता है इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज दिस। इंडिपेंडेंट टर्म ऑलरेडी हमें गिवन है, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना है, √a(x² + 1/2x³ इस पूरे की पावर 10। आपको बोला गया है इंडिपेंडेंट टर्म, आपको पता होगा इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करनी हो तो वी विल यूज व्हाट, जनरल टर्म। क्या यूज करते हैं हम, जनरल टर्म। तो जरा गौर से देखिएगा बच्चे, अगर मैं जनरल टर्म लगाता हूं tr+1 = व्हाट,
एनसीआर मैं डायरेक्ट लगा दूं, एन कितना है बच्चे 10CR, ए की प्लेस पे कितना है रूट ए एक्स स्क्वायर की पावर कितना 10 माइनस आर 1/2 x³ इस पूरे की पावर आर। सिंप्लीफाई करिए 10CR, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा बच्चे अंडर रूट ए की पावर 10 माइनस आर और x की पावर, ये पावर ऑलरेडी है 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे 20 माइनस 2r, इधर 1/2 की पावर r और x की पावर हो जाएगा उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3r, क्योंकि 3 ऑलरेडी पावर इसकी पावर r है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये आगे बच्चे आप देख रहे होंगे 10CR रूट ए की पावर कितना है 10 माइनस आर और इधर 1/2 की पावर r और ये x की पावर कितना आ गया 20 माइनस 3r माइनस 2r, ये आ गया। क्या चाहिए हमें इंडिपेंडेंट ऑन x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑन x, अगर वो x पे डिपेंड नहीं करता तो x की पावर क्या हो जानी चाहिए बच्चे 0। सो व्हाट विल दिस, ये हो जाएगा 20 माइनस 5r इक्वल टू व्हाट 0, माइनस 5r विल व्हाट माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, r इक्वल टू व्हाट 4, r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4, तो जहां जहां r है वहां 4 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 10C4 रूट ए की पावर 10 माइनस 4 1/2 की पावर 4, दिस ये आ गया। और ये किसके इक्वल है बच्चे, ये दिया है 105, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए करते हैं। 10C4 कितना हो जाएगा बच्चे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ए की पावर और ये है हमारा रूट ए की होल पावर 10 माइनस 4 6 और ये आ गया बच्चे 1/2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ गया 16 इज इक्वल टू व्हाट 105। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहां आप देख रहे होंगे a की पावर 1/2 इस पूरे की पावर कितना है 6 और ये 1/16 इज इक्वल टू 105। आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा गौर से देखिए बच्चे, एक तो ये कैंसिल हो गया 6 फैक्टोरियल, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 3 3 जा 9 और 2 से इसको कैलकुलेट करिए 8 जा और 2 5 जा, ये आ गया। 5 से इसको काट सकते हो, चलिए पहले लिख देता हूं 5 इंटू 3 इंटू 7, ए की पावर कितना होगा 3 डिवाइड बाय व्हाट 8 इज इक्वल टू 105। इसको काटिए 5 से 21 आ गया और ये 21 भी कैंसिल हो गया, ये तो और इजी हो गया। ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 8, सो ए इज व्हाट 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, ए की वैल्यू 2 आ गई और मुझे क्या चाहिए था ए स्क्वायर, सो व्हाट विल ए स्क्वायर विल व्हाट 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी फॉर बॉय, सिंपल। तो आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से समझ से जाइएगा, ज्यादा टफ नहीं होते बच्चे, अच्छे से समझिएगा। पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ जरा क्वेश्चन को, एक मिनट जरा बच्चे, पहले उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए दिस लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर इंटीग्रल टर्म वाला तो क्वेश्चन अभी बताएंगे, पहले चलिए इसको भी कर ही देते हैं थोड़ी, अभी हमने क्योंकि टाइप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वैसे पहले मैं सोच रहा था जनरल टर्म वाले क्वेश्चन सारे लाइन से कराऊं आपको, कोई बात नहीं, पहले इंटीग्रल टर्म वाला देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इंटीग्रल टर्म आपको देखनी है, इंटीग्रल टर्म ये क्या है बच्चे क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 12 रूट ऑफ 11 इस पूरे की होल पावर n, इंटीग्रल टर्म दे रखी है बच्चे दिस 183, तो n की वैल्यू पूछी गई। जरा गौर से देखिएगा, आपको पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ये कितना है 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/12 इस पूरे की पावर n, आपको याद होगा ये हमारे प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो पहले इसको बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर की फॉर्म में है, तो क्या बताया था मैंने पहले, शॉर्टकट ट्रिक एलसीएम ऑफ 3 and 12,
3 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको मैंने बताया था के होता है, के लेट कर लो। फिर क्या करते थे हम, इंटीग्रल टर्म होती थी आपकी डायरेक्ट क्या, n बाई के प्लस 1, और ये किसके इक्वल दे रखी है बच्चे, ये दे रखी है 183। 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये आ गया n बाई के कितना है बच्चे, 12 इज इक्वल टू व्हाट, के को 12 रखिए, ये आ जाएगा 183 माइनस 1, सो n इज इक्वल टू व्हाट, 12 इंटू 182, इसको मल्टीप्लाई कर देना। वैसे भी आपको नजर आ रहा होगा, हिंट देखो, 2 टू द 4 लास्ट वाले टर्म में 4 आएगा, लास्ट वाले टर्म में 4 आएगा, 4 इसमें नहीं आ रहा, 4 इसमें आ रहा है, तो मतलब ये इसका आंसर होगा। तो आप ऐसे कई बार शॉर्टकट ट्रिक भी, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2 टू द 4 लास्ट में 4 आ रहा होगा, लास्ट में 4 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। अगर किसी 2 में आ रहा होता फिर हमें मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ता। तो थोड़ा सा तो आपको स्मार्टली सोचना होगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपने देखा कैसे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं इस एक्सपेंशन को अगर खोलता हूं, इसके अंदर जो इंटीग्रल टर्म आएगी वो कौन सी होगी, ये पूछ सकता था। या फिर इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, इंटीग्रल टर्म दे रखी थी तो n पूछ लिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है सपोज a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म respectively in the binomial expansion of this one, if this one then n is equal to what। जरा गौर से देखिए, पहले एक्सपेंशन दिया हुआ है बच्चे 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1। उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ 30th टर्म एंड 12th टर्म, मुझे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा मैंने बताया था कोफिशिएंट जब भी निकालना हो यूज करते हैं हम जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। n कितना है बच्चे, 2n माइनस 1 सी आर, ए के प्लेस पे क्या है 1, ये सब आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। b कितना है, x की पावर r, क्योंकि इसकी पावर तो कुछ भी होगा 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12 माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1, जरा गौर से देखिए, ये आ गया 2n माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r। अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, ये तो एक्सपेंशन के अंदर है, कोफिशिएंट ये होगा। कौन सा चाहिए मुझे, कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म, टी आर प्लस 1, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चे, टी आर प्लस 1 है ये, मुझे चाहिए 30th टर्म, नॉट एक्स पावर 30, 4 30th टर्म। अगर 30th टर्म चाहिए तो लेट आर के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, 29। सो व्हाट विल दिस, 830 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 सी 29 और x की पावर 29। तो कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चे, कोफिशिएंट आ गया 2n माइनस 1 सी 29, ये आ गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ t12 टर्म, व्हाट विल दिस, ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2n माइनस 1 सी 11 आ जाएगा। भाई 30th टर्म का पूछा तो कितना है 29, और तो 12 का पूछेगा तो क्या आ जाएगा 11। ये उसने बोला है a है और ये उसने बोला है b है, ध्यान से सुने। सपोज a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म, a कितना है 30th कोफिशिएंट और b कितना है दिस। अब क्या दिया है, गिवन कंडीशन दी है 2a इज इक्वल टू 5 टाइम b, 2a यानी 2 टाइम a कितना है दिस। मैं अगर फॉर्मूला खोल दूं डायरेक्टली तो ये आ जाएगा बच्चे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 29 फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 माइनस 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम व्हाट, b कितना है, ये भी सेम 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल और इधर कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 11 फैक्टोरियल। जरा गौर से देखिएगा, ये 2n माइनस 1 से तो 2n माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया 2 डिवाइड बाय, ऐसा करता हूं इसको मैं 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 29 कैलकुलेशन करना थोड़ा टिपिकल लगेगा। तो ये आपको देख रहे होगा आप कितना आ गया 30 इंटू कितना 29 फैक्टोरियल और ये आ गया बच्चे 2n माइनस 30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 5 डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल और ये 2n माइनस 12 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसको लिख सकता हूं बच्चे में कितना 30 फैक्टोरियल और ये ऊपर से कितना आ गया 60 डिवाइड बाय व्हाट
ये आ गया 30 फैक्टोरियल और 2n माइनस 30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 5 डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल और इधर 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। बच्चे ये 5 से कट जाएगा कितना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 30 फैक्टोरियल और 2n माइनस 30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 12 इंटू 11, ये आ जाएगा सीधे 12 फैक्टोरियल और कितना 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। दिस देखिए इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब जरा यहां लगाएंगे कॉमन सेंस। उसने बोला था ये दोनों टर्म इक्वल हैं, दोनों टर्म इक्वल हैं, तो यहां थोड़ा फास्टली दिमाग सोच सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, फैक्टर इक्वल है, दो नंबर का मल्टीप्लाई दो नंबर के बराबर है, तो इसको हम थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूं, अगर मैं इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर कर दूं और इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर कर दूं, अगर दोनों सेम आ रहे हैं रिजल्ट, इसका मतलब दोनों टर्म भी सेम नहीं होंगी, तभी सेम होंगी। भाई मैं अगर आपसे बोलता हूं 4 इंटू 3 बराबर होगा 3 इंटू 4, तो इसमें से आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब मल्टीपल भी इसके बराबर रहे होंगे, समझना जरा ऐसा। लेकिन तभी होगा, पहले चेक कर लेना क्रॉस चेक। अगर मैं इसको रख के देखूं, देखिए थोड़ा स्मार्टली सोचना है, अगर मैं इसको इसके बराबर रख दूं तो कितना आ रहा है बच्चे, देखो 2n माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट 30, और यहां से देखिए 2n माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट 12। क्या दोनों टर्म सेम है, क्या दोनों टर्म सेम है, 2n इक्वल टू कितना आ गया 42, और इधर से 2n इक्वल टू कितना है 42। यस दोनों टर्म बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा बराबर होगा, तो यहां से n की वैल्यू सीधे क्या आ जाएगी बच्चे, n आ जाएगा 21 n कैलकुलेट करना था हमें, n इज व्हाट 21 इज द करेक्ट आंसर, सी इज राइट, सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, यस इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये भी जनरल टर्म पे एक्सप्रेशन। क्वेश्चन कहता है for some n not equal to 10 let the coefficient of fifth, sixth, seventh term in the binomial expansion this one be in AP। ओके कहता है इनके कोफिशिएंट AP में है, देन लार्जेस्ट कोफिशिएंट, ओके पॉइंट में नोटेड, लार्जेस्ट कोफिशिएंट मतलब मुझे मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए। उससे पहले कुछ कंडीशन दी उसने, कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, पहले कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, चलिए 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना है बच्चे n प्लस 4, ये दे रखा है। आपको पता है जनरल टर्म लगाते हैं पहले हम, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा n प्लस 4 सी आर, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर कितना हो गया बच्चे r। उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फॉर फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना होगा बच्चे, लेट r इक्वल टू 4 रखना होगा। सो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म विल व्हाट, r की जगह मैं 4 रखूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे n प्लस 4c 4 हो जाएगा। सिमिलरली सिक्स टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n प्लस 4c 5 हो जाएगा, और सेवंथ टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा n प्लस 4c 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसने बोला ये तीनों के तीनों किसमें बच्चे, एपी में है, ये तीनों किसमें है, एपी में है। और एपी के लिए क्या होता है आपको पता होगा, आपको फॉर एपी कोई भी तीन टर्म अगर एपी में होती हैं तो मिडिल टर्म का ट्वाइस मतलब 2 टाइम ऑफ व्हाट n प्लस 4c 5 इज इक्वल टू होगा इन दोनों के सम के इक्वल n प्लस 4c 4 प्लस n प्लस 4c 6। बस इसको सिंप्लीफाई करके मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं मैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर देखिए अगर मैं चाहूं तो यहां डायरेक्ट भी फॉर्मूला खोल सकता हूं, बट उससे थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसको इजी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आपको याद था मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको शायद याद होगा, NCR प्लस वन। n अगर दोनों का सेम है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और यहां बढ़ी हुई वैल्यू इधर आ जाती है। बट ऐसा तभी होगा जब पावर सेम हो और इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो। यहां ये वैल्यू तो सेम है बट दोनों में 1 का डिफरेंस नहीं है। तो समझिए जरा इसमें किस चीज की कमी है, 4 के बाद 5 होना चाहिए था। तो अगर मैं NC4C4 प्लस NC4C5 खुद से ऐड कर देता हूं, प्लस NC4C5 एक और बार ऐड कर दिया, और NC4C6। जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने 2 बार इधर ऐड किया तो 2 बार इधर ऐड करूंगा। यहां तो ऑलरेडी n प्लस 4C5 था,
मैंने 2 बार ऐड किया, 2 ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 4 टाइम कितना n प्लस 4c5, ये टर्म आ गई। अब जरा समझिएगा 4 टाइम व्हाट n प्लस 4c5 इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं इन दोनों का पेयरिंग कर दूं और इन दोनों का पेयरिंग कर दूं तो मैंने क्या बताया था, एक पावर बढ़ जाएगी, यानी n प्लस 5c5 हो जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस इधर क्या हो जाएगा n प्लस 5c6 हो जाएगा। क्लियर और नॉट भाई, बड़ी वाली वैल्यू आ जाती है। अब यहां फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा कितना 4 n प्लस 4c5 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा बच्चे n प्लस 6c6, ये वाला। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कितना आ जाएगा, देखो 4, ये फॉर्मूला आएगा n प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और ये n प्लस 4 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये n प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल n प्लस 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। आपको याद आ गया होगा। ओके चलिए सिंप्लीफाई करता हूं। आपको पता है फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक लाना होता है। तो ये हो जाएगा कितना बच्चे 4 n प्लस 4 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रखता हूं मैं, और ये आ गया कितना बच्चे 5 फैक्टोरियल, ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिखूंगा मैं n प्लस 6, एक कम करेंगे तो n प्लस 5, और एक और कम करेंगे तो n प्लस 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको, डिवाइड बाय हियर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको ये n फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखें बच्चे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4/1 इज इक्वल टू व्हाट, ये n प्लस 6 और इधर n प्लस 5 डिवाइड बाय ये 6n, ये आ गया, ये आ गया बच्चे। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n प्लस 30 इज इक्वल टू 24n, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो आप देख रहे होंगे कितना आ गया बच्चे, n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर प्लस ये आ गया 11n माइनस 24n प्लस 30 इक्वल टू 0। सो ये आ गया n स्क्वायर माइनस करिए 4 माइनस 1 3, ये 13 आ गया, n प्लस 30, दिस फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करे तो 30 आए, प्लस करे तो 10, 3 10 30, तो कितना आ गया बच्चे देखो, n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस 3n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखोगे n की वैल्यू 10 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3, तो 10 को हम लेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3, अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो जरा गौर से देखिएगा मेरा एक्सपेंशन क्या आ गया है, 1 प्लस x की होल पावर 3 प्लस 4 दैट इज व्हाट 7, एक्सपेंशन आ गया ये। आपको याद होगा बच्चे, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मुझे फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट, और वो क्या होता है हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, पहले n को देखते हैं, n क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट 7 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है बच्चे, ऑड नंबर है तो क्या होगा, दो मिडिल टर्म हो सकती है, व्हाट विल दैट, ये होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म एंड नेक्स्ट ऑफ दिस। तो आपको पता है n कितना है बच्चे, n कितना है 7 प्लस 1 8 बाय 2 फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालिए। अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा इसके अंदर से, फोर्थ टर्म का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे 7c4 हो जाएगा सीधे, क्योंकि x की अच्छा फोर्थ टर्म और सॉरी फोर्थ एंड और फिफ्थ टर्म आएगी बच्चे, दो आएंगी। फोर्थ टर्म बोला है, फोर्थ टर्म पॉइंट बी नोटेड, सॉरी फोर्थ टर्म इट मीन व्हाट, आर की वैल्यू 3 रखनी होगी, तो ये n से 3 आएगा बच्चे, n से 3 सॉल्व करिए कितना आएगा, n से 3 ये नहीं 7 से 3, ये आ गया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 हो जाएगा बच्चे 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 आएगा। एक और टर्म होगी फिफ्थ टर्म, अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या रखनी होगी 4, तो एक और हो सकता है क्या 7c4, ये कोएफिशिएंट, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, ये तो सेम ही आएगा बच्चे, दोनों सेम है। तो 35 क्या होगा इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट,
सो 35 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट, अगेन सी इज राइट। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इससे। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, डिविजिबल बेस प्रॉब्लम, डिविजिबल बेस प्रॉब्लम, जरा गौर से देखिए बच्चे। ये दे रखा है द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 2 3 यानी 23 इसको ब्रेक करना होगा पहले। तो देखिए लिखा है 7 की पावर 103 7 को मुझे 23 के मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक करना है, 23 की मल्टीपल की फॉर्म में। तो बच्चे ऐसा करने के लिए 7 की कुछ पावर बढ़ानी पड़ेगी हमें, या तो 2 पावर बढ़ाए या 3 पावर बढ़ाए। भाई 20, अगर मैं 7 की पावर 2 करना चाहता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, तो 2 करने के लिए यहां इवन टर्म होनी चाहिए पावर। अगर मैं इसको लिख दूं 7 की पावर 102 इंटू 7 की पावर 1, ऐसा लिख सकता हूं बच्चे। तो इसको लिख दूंगा 7 और कितना आ गया 7 की पावर 102 है ना बच्चे, 2 इसको दे दूं तो कितना आ जाएगा ये 51, आई थिंक पता लग गया होगा। तो कितना आ गया 49, तो 7 ये आ गया बच्चे 49 इस पूरे की पावर 51, आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए 49 है ये, मुझे चाहिए 23 का मल्टीपल, 23 का मल्टीपल क्या होंगे, इंटू 2 करूंगा कितना आएगा बच्चे 46। चलिए 46 में ब्रेक कर सकता हूं इसको मैं, यस बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं 46 में ब्रेक करूंगा कितना आएगा बच्चे 7, ये आ गया 46 और प्लस कितना चाहिए 3, इसको 3 लिख सकता हूं, इसकी पूरी पावर कितनी होगी 1। अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करूंगा तो मतलब ये वाली टर्म तो कट जाएगी, तो क्या रिमाइंडर बचेगा बच्चे ये, तो ये कितना आ गया बच्चे 7 और ये बचा 3 की पावर कितना 51 बाय, अब इसको 23 से करना है फिर दोबारा से, तो इसको भी मुझे इसी फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। अब मुझे 23 के करीब लाना है इसको भी, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं बच्चे 6, इसको लिख सकता हूं 51 में से अगर मैं कितनी पावर ले लूं 3 की पावर 3 ले लूं, ये 17 बचेगा, यस 17 बचेगा। तो ये कितना आ गया बच्चे 7, मतलब आपको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करते लाना है, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, 27 इस पूरे की पावर 17, ये आ गया 17, ठीक है। अब 17 को मैं 23 के नियर बाय कैसे लाऊंगा, 23 के नियर बाय 23 प्लस क्या लिख सकते हैं 4 लिख देंगे, ठीक है 4। अगर हम पहले ही इसको और बड़ी टर्म में तोड़ लेते तो, क्योंकि 49 से तो बार बार ब्रेक हो रहा है, इससे अच्छा एक और टर्म देखे दें। सुनिए जरा भाई 7 की पावर 2 कितना आया था 49, इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दो 63 6 28 34 हो गया 34। अब 23 के नियर बाय इसमें क्या आएगा 23 से तो 10 टाइम से भी ज्यादा आएगा 15 के करीब आएगा, 15 करते हैं तो कितना आएगा 3 15 1 10 11 3 2 5 4 और 3, यस इसके नियर बाय आ गया, करेक्ट है बच्चे। देखिए जरा अगर मैं इसमें करता हूं, देखो ये इसको ऐसे समझिए जरा क्वेश्चन को, अब जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि ऐसे इससे भी आ जाएगा बच्चे लेकिन लेंथी जा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 7 की पावर कितना था 103, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 7 की पावर 102, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 की पावर 3 बाहर ले लिया, इसमें से 3 पावर ले लिया, कितना बचेगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ओके ये आ गया। तो ये आ गया बच्चे 7 और ये कितना आ गया 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 जब मैंने किया तो कितना आया था बच्चे 3 4 3 इस पूरे की पावर 34, ये आ गया था। लेकिन मुझे क्या चाहिए ये वाली टर्म,
ये वाली टर्म चाहिए इसके नियर बाय, वो टर्म चाहिए जो 23 का मल्टीपल हो। तो मैंने देखा कि 23 का मल्टीपल क्या था 15 टाइम, ये था 345, 345 इसके नियर बाय था। तो इसको 345 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं बच्चे? मैं इसको लिखूंगा 345 माइनस 2 लिख सकता हूं, इस पूरे की पावर 34। अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा? -2, -2 की पावर क्या बचे? 34, और ये क्या बचे? 34 इवन टर्म है तो यानी पॉजिटिव रहेगा। तो ये 2 ये और 7 ऑलरेडी है, तो 2 हमारा रिमाइंडर यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 ये और 7 ये, 7 इंटू 2 14, सो 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 विल योर करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से जो भी डिविजिबल वाले सवाल आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हो बच्चे। मैं फिर बोलूंगा आपको, अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है अप्रैल टाइम में, उसमें आप जनरल टर्म अच्छे से पढ़ के जाना, जनरल टर्म पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा। आपने देखा मोस्टली क्वेश्चन वहां से बनता है, इंटीग्रल टर्म वाला, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन, और या फिर ये डिविजिबल वाली प्रॉब्लम, ये पक्का आएगा, श्योर आएगा, कंफर्म आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।